हमारी मूवी की शुरुआत में हमें हजारों करोड़ों साल पहले दिखाया जाता। इस दुनिया से भी पहले सिलेक्शन नाम की एक रेस थी और उनका एक प्रैंक सेलेशियल भी था, जिसके चलते उसने सबसे पहले सूरज बनाया, फिर यूनिवर्स को बनाया। उस प्रैंक सेलेशियल का नाम एरिशम। इसी तरह हमारी दुनिया ग्रो करती चली गई, मगर एक दिन स्पेस की गहराइयों से ऐसे डिवियंस निकल के आए जो कि अपना पेट भरने के लिए इंसानों और जानवरों को खाया करते थे। इससे निपटने के लिए सिलेक्शन ने ओलंपिया प्लेनेट से कुछ इटर्नल्स भेजे, जो कि उनके लीडर का नाम एजैक होता है। एजैक के गले में एक ऑर्ब होता है, जो कि ऑर्ब एक कम्युनिकेशन डिवाइस है सेलेस्टियल और इटर्नल्स के बीच। इसी तरह दूसरी सीन में हमें अपनी दुनिया के बारे में दिखाया जाता। जो हमें वक्त दिखाया जा रहा है वो 7000 साल पुराना है। यहाँ पे कुछ डिवियंस इंसानों को शिकार कर रहे होते हैं। इसी में वहाँ पे पहुंचते हैं इटर्नल्स, मतलब कि इटर्नल्स ने अपना सबसे पहला कदम दुनिया में आज के 7000 साल पहले रखा। इस वक्त यहाँ पे टोटल 10 इटर्नल्स होते हैं। इकरस जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, आंखों से लेजर भी मार सकता है। इसके बाद द एंसरसी स्प्राइट जो कि अपना रूप बदल सकता है, कुछ रियलिटी में चेंजेस भी ला सकते हैं। थीना द गॉड ऑफ वॉर, एजैक के पास हीलिंग एबिलिटी होती है, मकरी जो कि काफी तेज भागती है, ट्रूक जो कि माइंड कंट्रोल कर सकता है, गिलगमेश जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, और फिर फास्टॉस जो कि सूरत हाल के मुताबिक काफी डिफरेंट डिवाइसेस बनाता है, किंगू जो कि उंगलियों से शूट कर सकता है। और बस इनका एक ही काम है, इंसानों को बचाना। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता जो कि दुनिया में इस वक्त चल रहा है। फिर हमें सरसी के बारे में दिखाया जाता और वो मोबाइल से काफी प्यार करती होती। इसके चलते ही वो एक टीचर भी होती है। इसी तरह वो एक म्यूजियम में जाती है। इसे क्लास तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी होती है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड डेन इसकी जगह की क्लास ले रहा होता है। इस सबके बाद सरसी दोबारा से अपनी क्लास लेने लगती और वहाँ से डेन चला जाता। इस तरह से एक जोरदार झटका लगता, इसकी वजह से एक बड़ी सी घड़ी इसकी स्टूडेंट पे गिरने जा रही होती, मगर इसके चलते ही सरसी उस घड़ी को मिट्टी में बदल देती। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता। उसी सीन में हमें एक पार्टी में दिखाया जाता जिसमें सरसी और डैंग के साथ स्प्राइट भी होती और आज डैंग की बर्थडे भी होती है, जिसपे सरसी डैंग की पुरानी फैमिली की रिंग गिफ्ट करती और कहती है ये तुम्हारे खानदान की विरासत है। डैन हैरान होता क्योंकि ये इसके खानदान की पुरानी रिंग होती और वो यही सोच रहा होता कि ये इसके पास क्या कर रही थी। लेकिन डैंग को पता होता है कि ये लोग यहाँ पे 7000 साल पहले के हैं। डैंग को यहाँ पे स्प्राइट से ये भी पता चला होता है कि इनके पास कोई जादुई ताकतें हैं। तो डीन उससे कहता है क्या तुम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी हो, क्योंकि उसके पास भी जादुई ताकतें हैं। इटर्नल्स कभी भी किसी इंसान को नहीं किसी भी पुरानी बातों के बारे में नहीं बताते। स्प्राइट ने डेंग को सब कुछ बता दिया होता है। डेंग को पता चल गया होता है सरसी का पहले भी किसी इटर्नल के साथ चक्कर था जिसका नाम एकरस था। पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक डीमन उन पे हमला कर देता है। यहाँ पे ये डीमन इंसानों के बजाय सिर्फ इंटरनल्स पे हमला कर रहा है। इसके लिए स्पाइट ने काफी ज्यादा अपने क्लोन्स बनाए होते हैं, मगर डीमन को पता चल जाता ये दोनों तो बिल्कुल से हारने ही वाले होते। लेकिन वक्त पे ही वहाँ पे एक्रेस पहुंच जाता। एक्रेस उस पे अपनी लेजरों से वार करता। वो कुछ हद तक तो डैमेज लेता है, लेकिन वो दोबारा हील हो जाता। इतना कुछ देखने के बाद एक्रेस भी सोच में पड़ जाता कि ये अपने जिस्म को कैसे हील कर पा रहा है। इससे पहले एक्रेस उस पे और वार करता, वो पानी में कूद जाता, वहाँ से खिसक लेता। इन सब के बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती। पुलिस से अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए स्प्राइट एक इल्यूजन क्रिएट करता। इतना कुछ देखने के बाद डेन सरसी से पूछने लगता तुम हो कौन। इसके जवाब में सरसी कहती है आज से 7000 साल पहले हम डोमा नाम की स्पेसशिप से इस दुनिया में आए, तुम इंसानों को डेवियन से बचाने के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों को खाया करते थे। हमें 500 साल पहले लगा हमने सारे डेवियन को मिटा दिया, मगर पता नहीं अब ये कहां से आ गया। साथ ही साथ डेन उसे एक्रेस और इसके रिश्ते के बारे में पूछता। सरसी उसे बताती है वो तो सिर्फ 5000 साल तक चला, क्योंकि डेन जैसे इंसान के लिए काफी ज्यादा है। डेन उसे पूछता है जब थैनोस यहाँ पे आया था तो तब तुम लोग कहाँ पे थे। सरसी उसे साफ बता देती बॉस ने हम इंसानों के कामों से दखल अंदाजी करने से मना किया। उसकी वजह यही है अगर वो लोग दखल अंदाजी करते तो इंसान इतने अच्छे से तरक्की ना कर पाते। तुम लोगों को सिर्फ डिवियंस से बचा सकते हैं। लेकिन डेन दोबारा से कहता तुम लोगों ने इन डिवियंस को खत्म ही कर दिया तो तुम लोग वापस क्यों नहीं गए। इस बार भी सरसरी पहले की तरह यही बोलती क्योंकि हमारे बॉस ने अभी तक हमें इजाजत नहीं दी थी। दूसरी सीन में हमें सरसी के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे इकरस और स्प्राइट भी आई होती, जिसमें सरसी इकरस से कहती है जब भी तुमने इस पे अपनी लेजर से वार किया उसके तुरंत ही उसने अपनी बॉडी को हील कर लिया था। आज तक कभी भी किसी डिवियन ने ऐसा नहीं किया। जाके इजे को इस बारे में बताना होगा। इसी तरह हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता आज से 500 साल पुराना बेबी लॉन सिटी। यहाँ पे कई सारे डिवियंस इंसानों को शिकार कर रहे होते हैं। इसके चलते ही वहाँ पे इटर्नल्स भी उन्हें रोकने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे हमारे बहादुर हीरोज काफी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, काफी अच्छे से हर एक को मारते जा रहे होते और इंसानों को बचाते जा रहे होते। सबके खात्मे के बाद जेक अपने बॉस से मतलब कि सिलेक्शन से बात करने लगती। जेक उसे कहती है हमने सारे डिवियंस को खत्म कर दिया, इस दुनिया में इंसान अच्छे से रह सकते हैं। आपकी बनाई
बनाई हुई दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसमें जरूर कुछ खास है। एजेक उसे किसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करना चाह रही होती है, मगर वो उसे अपने काम पे ही फोकस करने का कहता है। कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रात होती जिस पर स्प्राइट अपने इल्यूजन से लॉन्ग में लोगों को अपने कहानियां सुना रही होती है इटर्नल्स के बारे में, जबकि दूसरी ओर एजेक इकरस से कहती है पता है तुम सरसी के बारे में क्या सोचते हो, वैसे ये तुम्हारी जिंदगी है, इसमें मेरा कोई काम नहीं। इसी तरह इकरस और सरसी की मैरिज हो जाती। इसी तरह हमें वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता सरसी एक्रेस और स्प्राइट एजेक के घर उससे मिलने आए होते, लेकिन वहाँ पे उसकी लाश पाते तबकि डेवियंस ने उस पे हमला कर दिया था, साथ ही साथ उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया। वजह से डेवियंस अपने आप को हील कर पा रहे थे। इसके चलते ही सरसी के जिस्म में एक ऑर्ब एंटर करता है जो कि पहले एजेक के जिस्म में होता था। इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए वो भी पहुंच जाती है लिशियम के सामने जो कि इनका बॉस है। लिशियम बस उसे इतना ही कहता है अब वक्त आ गया है। इसी तरह ही उनकी कम्युनिकेशन एंड हो जाती। इसने जो कुछ भी सुना और देखा वो उनको बता देती। सुनती एक्रेस थोड़ा हैरान होता। इसी में वो कहता है एजेक के अलावा किसी से बात नहीं करता, इसका मतलब मामला वाकई में बहुत सीरियस है, हमें और टीम मेंबर्स को जमा करना होगा। इसी तरह दोबारा से हमें एक और 500 साल पहले एक सीन दिखाया जाता जहाँ बस हर तरफ तबाही देखने को मिल रही होती। इसमें कुछ अंग्रेज और कुछ मुगल शामिल थे। ये सब कुछ देख के ड्रू को काफी बुरा लग रहा होता है, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस वार को रोकना चाह रहा होता है, जो कि उसकी पावर माइंड मैनिपुलेशन, वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकता था। मगर एजेक उसे ऐसा करने से मना कर देती और वो कहती अगर तुमने दखल अंदाजी की तो इंसान पहले जैसे तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ड्रूक अपनी मर्जी करने पे तुला होता तो इनके बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती, जिसके चलते ही ड्रूक उसे शांत करता। के बाद एजेक ये फैसला करती है कि वो थीना की यादों को हमेशा के लिए मिटा देगी। तरह गिलगमेश उसे ऐसा करने से मना करता। वो कहता हमने कितने साल एक साथ गुजारे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इस बार। तो एजेक कहती है हमने जरूर काफी साल एक साथ गुजारे, पर अब जो कि हमारे दिमाग अलग अलग सोचते हैं, यही वजह से अब हमारे रास्ते अलग हैं। जब हम आपस में दोबारा मिले तो मुझे जरूर बताना तुम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। इसी वजह से अब सारे इटर्नल्स अलग अलग रह रहे हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है बाकी इटर्नल्स किंगो से मिलने आए होते हैं। क्रिस किंगो को बताता है अब वक्त आ गया है कि हम सारे इटर्नल्स दोबारा मिलके काम करें। साथ किंगो एक एक्टर भी है। अब वो लोग गिलगमेश से मिलने पहुंचते हैं। यहाँ पे थीना भी होती है, पर थीना थोड़े अलग से बिहेव कर रही होती है। डर होता है कहीं थीना उन पे ही हमला न कर दे। इसी तरह तीनों मिलके प्राइड के इल्यूजन से उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके दोस्त हैं, जिस पर थीना को होश आ जाती। सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन इसके चलते ही वो लोग उन्हें एजेक की डेथ के बारे में बताते और वो ये भी बताते कि उसकी पावर भी एब्जॉर्ब हो चुकी है। इसी तरह सरसी बाहर निकल के एरिशम से बात करने लगती जिसने ये सारी कायनात बनाई। इसी दौरान एरिशम उसे एमरेंस के बारे में बताता है। एमिजन्स जो कि हर 7000 सालों में एक सेलेक्शियल किसी प्लेनेट से निकल के बाहर आता है। जैसे कि ये सेलेक्शियल एक बीज को किसी भी प्लेनेट में फेंकते हैं और उसको अपने एक्चुअल फॉर्म में आने में करीब 7000 साल लगते हैं। तो इसी तरह सेलेक्शियल भी तो कुछ खाते ही होंगे जिस पर उन्हें एनर्जी मिलती है लाइफ फॉर्म से। जैसे कि अगर कोई सेलेक्शियल कोई प्लेनेट बनाता है, जैसे जैसे वो प्लेनेट ग्रो अप होता है तो तब सेलेक्शियल बाहर आता है उन्हीं की रूह को चूसने के लिए। यही वाली बात आगे थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन पुराने वक्त में ड्रैगन्स वगैरह दूसरे लाइफ फॉर्म्स को खा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए डिवियंस को बनाया। लेकिन डिवियंस में और ड्रैगन्स में ज्यादा कोई फर्क ना रहा, जिसके चलते ही सिलेक्शंस ने इटर्नल्स को बनाया इन सबको रोकने के लिए। इतने वक्त तक सरसी सिलेक्शन को ही अपना मास्टर मानती थी, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद सरसी को पता चल गया है कि मुख्तलिफ प्लेनेट में मुख्तलिफ इटर्नल्स अभी भी डिवियंस से मुकाबला कर, जो कि उन इटर्नल्स को नहीं मालूम उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त आने पे उनका प्लेनेट तबाह हो जाएगा, उसमें से एक सिलेक्शन निकलेगा। वही सिलेक्शन ने काफी रूहों को चूसा होगा इसी प्लेनेट की, तो वही प्लेनेट उनका खाना हुआ, जो कि उन्हें भूख लगने पे वो उन्हीं को खाते हैं। यहाँ पे सरसी अपनी पुरानी यादों को भी देख पाती है, जहाँ पे सिलेक्शंस के काम खत्म होने पे उनको दोबारा से सुला दिया करते थे जब तक उनके लिए कोई नया काम ना होता। दरअसल अब सरसी को सब कुछ पता चल जाता कि ये सिलेक्शन काफी मतलबी है। उन्होंने इटर्नल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों को बचाने के लिए, ताकि उन्हीं इंसानों की रूहों को चूस सके, जो कि वो 7000 साल तक इंसानों का इंतजार करते हैं कि वो सही तरीके से फैल जाए। सिर्फ अपनी एक क्रिएशन के लिए पूरे प्लेनेट का इस्तेमाल किया जाता, और यही सब कुछ एमरजेंस है। सरसी एमरजेंस के बारे में अपनी टीम को बताती है। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि उन्हें ड्रूक की एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्हीं सिलेक्शन का माइंड मैनिपुलेट कर ले, जैसे वो अमेज़न जाते हैं ड्रूक से मिलने के लिए। इसी तरह वो लोग ड्रूक से मिलते और ड्रूक को सारा प्लान समझाते, तो ड्रूक उन्हें कहता है ये मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, हम उनकी क्रिएशन है। जिसके चलते ही वो लोग मदद के लिए फास्ट हाउस के पास जाते हैं। फास्ट हाउस अपनी क्रिएशन की मदद से एक यूनिमाइंड ब्रेसलेट बनाता है
और वो कहता है अगर सिलेक्शन खुद की डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी में बना देता है क्योंकि हम भी अपनी सभी पावर्स को एक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ पे कुछ डिवियंस आ जाते, वो हर तरफ तबाही मचा रहे होते और इसी तबाही में गिलगमेश मारा जाता क्योंकि डिवियंस की हीलिंग एबिलिटी की वजह से, और डिवियंस उसकी एबिलिटी को भी एब्सॉर्ब कर लेते। देखते ही देखते इसके बाद ह्यूमन जैसी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता, जिसके चलते ही अब वो थीना के पीछे पड़ा होता। थीना उसका बड़ी जबरदस्त तरीके से सामना करती और उसे खत्म कर देती। में यहाँ पे सभी लोग यूनिमाइंड का यूज करके एमेजेस को रोकने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक्रेस बहुत बड़ी गेम खेल लेता है ना। इसके रिलेटेड एक फ्लैशबैक भी है जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया है। ये जैक जो एरिशम को कह रही होती है तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसने ये सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि वो चाह रही थी कि एरिशम कोई बात पे फिक्र करे, कोई गौर करे, क्योंकि ये जैक को पता था कि उसने 7000 सालों में काफी दुनिया तोड़ी है, काफी प्लेनेट। मगर इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ, उसे इस धरती के लोगों से प्यार हो गया। यही वजह से एजेक ने एरिशम से कहा था कि तुम्हारी बनाई हुई दुनिया काफी खूबसूरत है। एजेक ने ये सब कुछ बातें इसलिए कही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसी प्लेनेट का इस्तेमाल करके एक और सिलेक्शन पैदा हो। वो ये सब कुछ रोकना चाहती थी, मतलब कि एजेक नहीं चाहती थी कि इस प्लेनेट पे भी एमरजेंस वाला सिलसिला रिपीट हो जैसे कि और प्लेनेट के साथ हुआ। जैसे कि मूवी के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एरिशम का भी एक बॉस है। एरिशम अपने बॉस के लिए बेस्ट बनने के लिए अपने साथियों से ही धोखा कर लेता। इसके चलते ही स्प्राइट को एरिशम से प्यार होता। इतना कुछ होने के बाद एटर्नल्स के बीच में दोबारा से लड़ाई पड़ जाती। वैसे भी 7000 साल बीत चुके हैं, अब एक नया सिलेक्शन पैदा होने को जा रहा है, लेकिन इसके बीच में इटर्नल्स के दरम्यान में काफी दमदार लड़ाई हो रही होती है, जो लड़ाई काफी देर तक चलती है। इसी तरह सरसी दोबारा से यूनिमाइंड का इस्तेमाल करने लगती क्योंकि ड्रूग ने तो माइंड मैनिपुलेशन करने से इनकार कर दिया होता और अपनी पावर मेटा मैनिपुलेशन की वजह से इस सिलेक्शन को पत्थर में बदल देती। यही वजह से ये पूरी दुनिया खत्म होने से बच जाती, जिसके चलते ही सारा कुछ नॉर्मल हो जाता और सारे लोग अपनी जिंदगी वापस जीने लगते। लेकिन एक्रेस ने जैसे कि अपने साथियों से धोखा किया होता और सरसी को भी मारने की कोशिश की होती, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। यही वजह से एक्रेस अपनी जान खुद ही ले लेता। इन सब के बाद सरसी दोबारा से स्प्राइट को भी माइंड मैनिपुलेशन से वापस इंसान में बदल देती ताकि वो इंसानों की तरह ही एक अपना सच्चा प्यार पाए। बाकी दूसरे इंटरनल्स तो मारे गए, स्प्राइट की अपनी पावर ही खुद खो गई। अब सिर्फ और सिर्फ 6 इंटरनल्स बचे हैं जो कि वो 2-2 टीमें बना लेते, 3-3 बंदों की। इसी तरह उनमें से एक टीम ड्रूग, इटर्नल और थीना, ये पूरी की पूरी टीम दूसरे इंटरनल्स को खबरदार करने जा रहे होते, मतलब कि सिलेक्शन की असलियत के बारे में। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी एरिशम चुप तो नहीं बैठेगा। वार पे तीनों एटर्नल्स को पकड़ लेता और वो कहता मैं तुम लोगों की मेमोरी चेक कर लूंगा कि सिलेक्शन की तो जिंदगी आम इंसानों से बहुत बढ़ के होती है, तुम लोगों ने इन्हें क्यों बचाया, और इसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि इस दुनिया के साथ क्या करना है। इससे पहले हमें कुछ नया देखने को मिलता, लेकिन हमारी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती।